तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रल इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन के बारे में किया था कि इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती हैं और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो सोल्व करने का हमारे पास है सेपरेबल कर्नल मेथड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेथड है आपका कौन सी इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए यूज़ होगा। तो ये मेथड आप यूज़ करोगे जब आपको गिवन इक्वेशन जो होगी वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होनी चाहिए पहले तो। दूसरी उसके अंदर कंडीशन होगी जो कर्नल है, जो इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कर्नल आ रहा होगा वो आपका सेपरेबल फॉर्म का होना चाहिए, यानी कि जो kxt होगा वो लीनियर सम में, लीनियर फाइनाइट सम में लिखा जाएगा दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के, जहाँ पे एक अकेला फंक्शन x का होता है और दूसरा फंक्शन t का होता है। ठीक है, पहली कंडीशन फ्रेडहोम, यानी कि जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसके अंदर इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट्स क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, और कर्नल होना चाहिए आपका सेपरेबल फॉर्म का। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा इस फॉर्म में। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली वो पूछा जाता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो इंटीग्रल इक्वेशन का होगा तो वहाँ पे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी पहली बात तो। दूसरी बात, कर्नल वहाँ पे सेपरेबल होगा। अब फ्रेडहोम में भी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, होमोजीनियस केस और नॉन होमोजीनियस केस। अब सेम एज इट इज जैसे कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा होता है कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके पास yx = 0 ऑलवेज सॉल्यूशन तो होता ही है होमोजीनियस के पास। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंटीग्रल इक्वेशन जो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन लोगे फ्रेडहोम होमोजीनियस, वहाँ पे सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट्स। पहली बात तो ये आपने नोट करनी है कि यहाँ पे जो होमोजीनियस होगी तो उसके लिए सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी अलग आती है कि एग्जिस्ट कर भी सकता है और नॉट एग्जिस्ट की प्रॉब्लम भी आती है। ये हमने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कोई बात नहीं आएगी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आपसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात की जाएगी तो आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले इसके पास y0 सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स फॉर जो लैम्डा आइगन वैल्यू होंगे, जो लैम्डाज की वैल्यू आपके आइगन वैल्यूज़ बनेंगी उनके कोरस्पोंडिंग आपका y जो होगा वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। और यही सेम हमने SLP में देखते हैं कि ऐसी लैम्डा की वैल्यूज़ को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं जिनके कोरस्पोंडिंग आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जीरो सॉल्यूशन तो इसमें ऑलवेज ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे आज की वीडियो में कि फ्रेडहोम और होमोजीनियस, जब आपको इक्वेशन दी जाएगी फ्रेडहोम प्लस होमोजीनियस तो हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जब आपको गिवन इंटीग्रल इक्वेशन फ्रेडहोम प्लस होमोजीनियस, फ्रेडहोम प्लस होमोजीनियस इस टाइप की इक्वेशंस के लिए हम सेपरेबल कर्नल वाला काम तो है, क्योंकि मेथड का नाम ही सेपरेबल कर्नल है, तो इसके अंदर जो यूज़ होगा आपका कर्नल वो सेपरेबल फॉर्म का होगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम
कि वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा 0 टू पाई साइन एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। अब इसको आप देख सकते हो कि ये फ्रेडहोम है, क्योंकि दोनों इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसकी लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आप इसको जब ओपन करोगे साइन एक्स प्लस टी को, तो साइन एक्स कोस टी प्लस कोस एक्स साइन टी, इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि हमने इस कर्नल को जो आपका एक्स और टी का फंक्शन दिया हुआ है इसको सेपरेबल फॉर्म में लिख दिया, फाइनाइट सम में लिख दिया, दो ऐसे फंक्शंस की प्रोडक्ट में जो एक अकेला एक्स का है और एक अकेला टी का है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं। तो हमारा मेथड स्टार्ट कहाँ से होगा, तो सबसे पहले आपने करना है वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा। अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो पहले आप उस फॉर्म में उसको बनाओगे, उसके बाद में 0 टू पाई साइन एक्स कोस टी प्लस कोस एक्स साइन टी वाई टी डी टी। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेशन से, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो जो x वाला फंक्शन होगा उसको आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो पहला इंटीग्रल है जो फर्स्ट का, यहाँ से आपको मिलेगा साइन एक्स बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से पाई कोस टी, साथ में आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो वाई टी डी टी प्लस कोस एक्स बाहर आएगा इसमें से, और इंटीग्रेशन जो आएगा वो 0 टू पाई साइन टी वाई टी डी टी, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद में आपने क्या करना है, साइन एक्स यानी कि ओनली फंक्शन ऑफ एक्स के साथ जो भी इंटीग्रेशन आ रहा होगा उसको आप कांस्टेंट वैल्यू दोगे। यानी कि जो नेक्स्ट है लेमडा साइन एक्स, उसके साथ जो भी इंटीग्रेशन आ रहा है इसको हम नेम कर देंगे कांस्टेंट C1 से, प्लस कोस एक्स, आपने फंक्शन ऑफ एक्स को बाहर निकाल लेना है, अंदर जो बचेगा वो इंटीग्रेशन जस्ट फंक्शन ऑफ टी का ही बचने वाला है। ठीक है, उसको आप C2 नोटेट कर दोगे यहाँ पे। ये आपका वाई एक्स यहाँ से हम इस फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, अब इस लेमडा को फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन के लिए आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इसके बाद में ये जो C1 C2 थे इनको सोल्व करना है। अब C1 क्या है, C1 को हमने लिया 0 टू पाई कोस टी वाई टी। अब देखना जब हम C1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे C1 की वैल्यू कोस टी वाई टी आ रहा है, तो ये वाई टी हम यहाँ से लेंगे, यानी कि ये वाई एक्स है, तो वाई टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को टी से रिप्लेस कर देंगे, तो वाई टी जो आएगा वो आपका लेमडा C1 साइन टी प्लस लेमडा C2 कोस टी, और ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इधर dt से। ठीक है, इसके बाद इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करोगे तो लेमडा C1 पहले में से बाहर निकल के आएगा, 0 से पाई साइन टी कोस टी डी टी पहला इंटीग्रेशन, प्लस लेमडा C2 इंटीग्रेशन आएगा 0 से पाई कोस स्क्वेयर टी डी टी। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे ये जो है 2 साइन टी कोस टी ये आपका बन जाएगा साइन 2t। ठीक है, इसी तरह से जब आप कोस स्क्वेयर टी की वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस कोस 2t बाई 2, यहाँ पे ये यूज़ करके हम जब इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो आप नोट आउट करोगे साइन टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे वो क्या आएगा, माइनस का कोस 2t बाई 2। जब आप पाई पुट करोगे तो कोस 2 पाई 1 होता है, माइनस में कोस 0 पे भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये ओवरऑल आपका क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी 0, यानी कि C1 इज इक्वल टू
लेमडा C2 सोल्व करने के लिए ये बच गया। तो सबसे पहले तो 2 आएगा बाहर आपका यहाँ से। फिर इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में तोड़ोगे तो एक तो इंटीग्रेशन आ रहा होगा आपका 0 से पाई ओनली 1 dt प्लस एक आया होगा 0 से पाई कोस 2t dt। अब ये इंटीग्रेशन भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि कोस 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2t। उसके अंदर जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे साइन पाई पे भी 0 होता है और 0 पे भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से जस्ट आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिली पाई। तो ओवरऑल जो आपकी इक्वेशन बनी C1 इज इक्वल टू लेमडा C2 पाई बाय 2, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो C1 माइनस लेमडा पाई बाय 2 C2 इज इक्वल टू 0। काम चल रहा है होमोजीनियस के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी। तो इस तरह से आप C1 को जब सोल्व करोगे तो C1 और C2 के अंदर आपको एक इक्वेशन नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद में C2 के लिए सोल्व करेंगे। C2 क्या था हमारा, इंटीग्रेशन हो रहा था 0 से पाई, यहाँ पे C1 के अंदर कोस टी था, वहाँ पे साइन टी था। साइन टी वाई टी की वैल्यू हम यही रखेंगे लेमडा C1 साइन टी प्लस लेमडा C2 कोस टी और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से C2 इसका इंटीग्रेशन अंदर लेके करोगे तो लेमडा C1 ये बनेगा आपका 0 से पाई साइन स्क्वेयर टी और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी dt आ जाएगा इसके साथ, प्लस लेमडा C2 इंटीग्रेशन आ रहा होगा 0 से पाई साइन टी कोस टी dt, ठीक है। ये फिर से क्या हो जाएगा 0, जब आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन 2t। साइन 2t का इंटीग्रेशन करोगे तो ये ओवरऑल टर्म यहाँ पे क्या होने वाली है 0। अब जो कुछ आएगा वो फर्स्ट टर्म में से आएगा, तो लेमडा C1 इसको फिर से आप लिखोगे 1 माइनस कोस 2t बाय 2। तो ये यूज़ करोगे तो पहले 2 बाहर आ जाएगा, तो इसमें मीनिंग रहेगा जो 1 वाले का रहेगा तो पाई आ जाएगा। लेकिन जब दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे कोस 2t का, वो साइन 2t होता है। सेम प्रोसेस में 0 से पाई ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आपको मिल गई माइनस लेमडा C1 पाई बाई 2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ओवरऑल हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड हमें मिल चुकी है जब आपने C1 और C2 को सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ y, जो हमने ये बनाया हुआ था, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन जो लिखी है उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहली इक्वेशन थी हमारी C1 माइनस लेमडा पाई बाई 2 C2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आई है माइनस लेमडा C1 पाई बाई 2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में 1 माइनस लेमडा पाई बाई 2 और ये माइनस लेमडा पाई बाई 2 1 और C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि इसके लिए y0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y0 इसके पास सॉल्यूशन है, लेकिन हमें चाहिए नॉन जीरो। अब हम अगर जब हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में देखा था तो ये जो मैट्रिक्स बनती थी A x इज इक्वल टू 0, ये अगर नॉन जीरो होता था कि अगर आपके पास x नॉन जीरो ऐसा मिलता है जिसकी इमेज देख के आप 0 आ रही है, तो वो क्या होता था डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या होता है, ये कब होगा जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाता है तो उस केस में ओनली 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक करता है, ठीक है। तो हम वही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि ये C1 C2 ये वाला जो x आ रहा है वो आपका कब नॉन जीरो आ सकता है, जब ये मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0। यानी कि जो आइगन वैल्यू वाला कंसेप्ट अब यहाँ से आ रहा है कि हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, इसको 0 पुट करके जो लेमडाज की वैल्यू आएंगी उनको हम क्या बोल देंगे आइगन वैल्यू, क्योंकि उनके कोरस्पोंडिंग ये नॉन जीरो मिलने वाला है।
तो ये डिटर्मिनेंट से निकलेगी। तो ये डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस लेमडा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट आप इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से लेमडा क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 2 बाई पाई। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है मेनली वो यही पूछा जाता है, चाहे आपको होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन दी जाए लेकिन फ्रेडहोम और साथ में कर्नल उसका सेपरेबल फॉर्म में हो। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि लेमडा बताओ, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर बताओ। तो आइगन वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, जो भी सम होगा उसको। अब एक बात और नोट करनी है यहाँ पे कि जितनी लीनियर सम में, जैसे यहाँ पे फाइनाइट सम था 2 का, जब आपने साइन एक्स टी को तोड़ा था तो 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा था कर्नल को, ठीक है। तो जितने एन में लिखा जाता है, यानी कि के एक्स टी जो है आपका, के एक्स टी सम में लिखा होगा क्योंकि सेपरेबल होगा, तो प्रोडक्ट में होगा एफ आई एक्स जी आई टी। तो ये आई 1 to n है, जितने फंक्शंस की प्रोडक्ट का सम होगा, ये कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है, उतने ही आप क्या बोल सकते हो, 8 मोस्ट। अगर n n फंक्शंस की प्रोडक्ट के सम में लिखा जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, 8 मोस्ट n आइगन वैल्यूज, कि इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास क्या होगी, 8 मोस्ट n आइगन वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो साइन एक्स टी है, उसको 2 ऐसे फंक्शंस की सम में लिखा जा रहा है जो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज मिल गई। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 मोस्ट 2 आ भी सकती हैं, यानी कि n आ भी सकती हैं और n से कम भी हो सकती है, वो भी हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ तक हो गया कि हमें आइगन वैल्यूज़ मिल चुकी। तो ये आइगन वैल्यू चाहे आपकी इक्वेशन होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, आइगन वैल्यू वाला काम ऐसे ही करोगे। अगर नॉन होमोजीनियस है तो वहाँ पे यहाँ एफ एक्स आएगा, आप उस एफ एक्स को छोड़ के जस्ट इस तरह से सोल्व करो, उस एफ एक्स को 0 ले करके आप चल सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कर्नल आपका सेपरेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर की, कि आइगन वेक्टर कैसे निकालोगे। आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये इक्वेशन थी हमारी, लेमडा हमारा आ चुका प्लस माइनस 2 बाई पाई, और y हमने निकाला था जो वाई एक्स, जब हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ दी थी, लेमडा c1 साइन एक्स प्लस लेमडा c2 कोस एक्स, ये y था। और जो c1 और c2 के अंदर हमारी इक्वेशंस बनी थी वो क्या थी, 1 माइनस लेमडा पाई बाई 2 और लेमडा पाई बाई 2 1 c1 c2 इज इक्वल टू ये 0 0 वेक्टर था, ठीक है। अब हम आइगन वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि पहले हम बात करते हैं कि लेमडा जब आपका 2 बाई पाई होगा तब आपका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये बताएंगे हमें कि फंक्शन लेमडा है तो लेमडा को बाहर निकालोगे कॉमन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। अब जैसे लेमडा की वैल्यू चेंज करोगे आपको c1 c2 के अंदर कुछ अलग से रिलेशन मिलेगी। जैसे कि अगर हम लेमडा को 2 बाई पाई पुट करें तो यहाँ पे जब 2 बाई पाई पुट करोगे तो ये 1, यहाँ -1 आएगा, यहाँ भी -1, यहाँ 1, c1 c2 और ये इज इक्वल टू 0 0। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आया c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 माइनस c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी ओवरऑल यहाँ से आपको c1 इज इक्वल टू c2 ही मिल रहा है। यानी कि अगर आप लेमडा को 2 बाई पाई लोगे तो ये दोनों कांस्टेंट इक्वल हो जाने हैं किसी एक अलग कांस्टेंट के, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। यानी कि विच इम्प्लाइज दैट जब आपने लेमडा को 2 बाई पाई लिया तो आपका y किस फॉर्म में नज़र आएगा, 2 बाई पाई, लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, c1 c2 दोनों इक्वल हैं तो इसको एक अलग से कांस्टेंट के नाम दे देते हैं हम 2 बाई पाई c, या आप c1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, c2 भी लिख सकते हो। अंदर बचेगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये c1 कांस्टेंट है, 2 बाई पाई भी कांस्टेंट है, तो इसको एक नया नाम कांस्टेंट दे सकते हो c, और ये c के साथ आएगा
साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ निकल के आएगी कि जब लेमडा हमने 2/पाई आइगन वैल्यू पुट की, उसके कोरस्पोंडिंग ये जो निकल के आएगा सॉल्यूशन नॉन जीरो, उसको हम बोलेंगे इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। यानी कि आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर आया है उसके साथ सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे जैसे आप सी चेंज करोगे आपको y की वैल्यू 2/पाई की कोरस्पोंडिंग अलग अलग मिलती रहेगी। तो आपने एक बात नोट करके चलनी है कि यहाँ पे फॉर आइगन वैल्यू लेमडा के लिए देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट। ये ध्यान रखना है। ये आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आप सी चेंज करोगे y जीरो भी निकल के आएगा। जब सी को जीरो पुट करोगे, सी को वेरी करते रहो, आपको 2/पाई के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स मिलते रहेंगे। तो आपने ध्यान रखना है आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स निकल के आते हैं। सेम काम हम करेंगे लेमडा को -2/पाई पुट करके। तो हमारा लेमडा जब हमने 2/पाई लिया है तो इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर क्या निकला है, y क्या आया था, y आपका आया है c साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये निकला है y। फिर हम यहाँ पे लेंगे -2/पाई, लेमडा को हम क्या ले लेते हैं -2/पाई। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये इक्वेशन आपको ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में नज़र आएगी, 1 -1 नहीं, ये 1 आएगा, 1 और 1 1 1, C1 C2 इज इक्वल टू 0 0। अब जब आपने लेमडा को -2/पाई पुट किया तो यहाँ पे जो C1 और C2 के बीच में रिलेशन बनी वो क्या है, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट C1 माइनस C2 होगा या C2 माइनस C1 होगा। यानी कि जो इसके कोरस्पोंडिंग जो सॉल्यूशन निकलेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे लेमडा आपका -2/पाई है, C1 C2 दोनों इक्वल है लेकिन माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो माइनस से माइनस प्लस होकर के बाहर निकल जाएगा और ये C1 लिख दो यहाँ पे, और अंदर बचेगा आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स, क्योंकि C2 की जगह मैंने -C1 किया तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, C1 बाहर आ गया। इसके बाद ये माइनस है, ये फिर कांस्टेंट आप इसको लिख सकते हो, तो ये नया कांस्टेंट c साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो सेम एज इट इज -2/पाई की कोरस्पोंडिंग भी बहुत सारे आइगन वेक्टर आप ले सकते हो, आइगन फंक्शंस बोलते हैं इनको, आइगन वेक्टर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आइगन फंक्शंस इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ से भी इनफाइनाइटली मैनी निकलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए लीनियर इंडिपेंडेंट की, तो यहाँ से 2/पाई के कोरस्पोंडिंग ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बाकी तो सारे इसके स्केलर मल्टीपल हैं। सेम लेमडा को -2/पाई लिया तो y क्या निकल के आया, c साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक 2015 पता नहीं 16 में पूछा हुआ था क्वेश्चन ये। तो वहाँ पे क्वेश्चन में अंदर ऐसा कुछ दिया होता है कि लेमडा की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग क्या आपका आइगन फंक्शन आ रहा है या आइगन वेक्टर आ रहा है। तो इस तरह से हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और उनके कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शंस को फाइंड आउट करना रहता है। चाहे आपकी फ्रेडहोम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हो, चाहे आपकी फ्रेडहोम नॉन होमोजीनियस होगी, फिर भी आपका आइगन वैल्यू निकालोगे तब आप f(x) को 0 लेके ही चलोगे, आइगन वैल्यू आपकी सेम एज इट इज ही रहेंगी, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपकी फ्रेडहोम नॉन होमोजीनियस हो तब हमारे सॉल्यूशंस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो होमोजीनियस में ऑलवेज सॉल्यूशन